मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का यानी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 16। अभी तक हम इसके 15 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 16वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 5.10। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 5.11 पर भी दृष्टि डालेंगे और इन दोनों उदाहरणों को अच्छे से समझेंगे। अंत में हम स्वतः प्रवर्तिता, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई है और हम पिछले भागों में इसे देख रहे थे, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। उदाहरण 5.10, बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी बढ़ती है या फिर घटती है ना। ये हमें तीन भागों में दिया हुआ है और तीनों में ही अलग अलग प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और इनमें हमें बताना है कि इन तीनों में, है ना, कि किस में एंट्रोपी बढ़ती है या फिर घटती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक है, अगर एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि एंट्रोपी जो है वह ठोस अवस्था में सबसे कम होती है और द्रव अवस्था में, और जो गैसीय अवस्था है उसमें सबसे ज्यादा होती है ना। और द्रव अवस्था इनके बीच में आता है, मतलब द्रव अवस्था में जो अनियमितता होती है वह ठोस अवस्था से ज्यादा होती है परंतु गैसीय अवस्था से कम होती है ना। तो अब अगर एक द्रव ठोस अवस्था में बदलेगा, है ना, तो द्रव अवस्था में अवश्य ही जो एंट्रोपी है वह ज्यादा होगी और ठोस अवस्था में जो एंट्रोपी है वह कम होगी, क्योंकि जो नियमित अनियमितता है वह द्रव अवस्था में ज्यादा होती है ठोस अवस्था के से, अगर हम उससे तुलना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वह घटनी चाहिए क्योंकि द्रव्य से ठोस अवस्था में जा रहे हैं, है ना। और दूसरा, एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है ना, और उसका ताप हमने 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ा दिया, है ना। हमने ये भी पिछले भाग में पढ़ा था कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं, है ना, तो ताप के साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ती है, क्योंकि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो परमाणु या अणु है ना, जो परमाणु है वह गति करने लगते हैं, है ना। और इस वजह से जो अनियमितता है वह ज्यादा होती है ना। और जो भी ठोस के अंदर जो जो क्रिस्टल है ना, जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अनियमितता काफी, मतलब अनियमितता ज्यादा हो जाएगी जब ताप बढ़ेगा। और यहाँ हम 0 केल्विन से 115 केल्विन पर आए हैं, तो हमने ताप बढ़ाया है, अर्थात जो एंट्रोपी है वह भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो अनियमितता है वह भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें भी जो एंट्रोपी है वह बढ़ेगी, इसमें घटेगी और इसमें बढ़ेगी। अगर हम NaSCO3 का देखें, है ना, अगर इसमें इस अभिक्रिया को देखें, जो कि NaSCO3 जो कि ठोस अवस्था में था, इससे हमें Na2CO3 ठोस अवस्था में प्लस CO2 गैसीय अवस्था में और प्लस H2O मिला गैसीय अवस्था में, है ना। तो इस अभिक्रिया को अगर देखें तो अभिकारक में जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaSCO3 है, ये ठोस अवस्था में है ना, मतलब वो अवस्था जिसमें जो एंट्रोपी है वह न्यूनतम होती है। लेकिन अगर हम उत्पादों में देखें तो हमारे पास एक ठोस है Na2CO3 और दो गैसीय अवस्था में है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल है H2, ये दोनों गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ जो अभिकारक था वह सिर्फ ठोस अवस्था में था, अर्थात जो एंट्रोपी थी वह कम होगी, है ना। Na2CO3 भी ठोस अवस्था में, परंतु जो CO2 और H2 है यह ठोस अवस्था में नहीं होके गैसीय अवस्था में है। अर्थात इनकी जो एंट्रोपी होगी वह ज्यादा होगी क्योंकि इनमें अनियमितता या अव्यवस्था ज्यादा होगी। ठीक है, तो द्रव्य से जब ठोस अवस्था में जाएंगे, द्रव्य से ठोस अवस्था में जाने पर एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, और 0 केल्विन से 115 केल्विन पर अगर क्रिस्टल ठोस जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और जब NaSCO3 Na2CO3 CO2 और H2O में टूटेगा, है ना, तब भी जो एंट्रोपी है ये बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, चलो। अगर हम ये देखें तो पहला, ठोस अवस्था में परिवर्तन होने के बाद अणु व्यवस्थित अवस्था प्राप्त करते हैं अतः जो एंट्रोपी है वह घटती है ना। जब ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो जो अणु है वह व्यवस्थित अवस्था प्राप्त करते हैं अतः जो एंट्रोपी है वह घटती है। ठीक है, दूसरा, जब ताप 0 केल्विन पर सभी अणु स्थिर होते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पर जो सारे अणु हैं वह स्थिर स्थिर होते हैं अतः एंट्रोपी जो है वह न्यूनतम होती है। यदि ताप 115 केल्विन तक बढ़ाया जाए तो जो अणु है वह गति करना आरंभ कर देते हैं, है ना, एवं अपनी साम्य अवस्था से दोलन करते हैं और निकाय अधिक अव्यवस्थित हो जाता है अतः एंट्रोपी बढ़ जाती है ना। पहली बात तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, मतलब
जब 0 केल्विन होता है ना, जब ताप, तब जो अणु है वह बिल्कुल स्थिर होते हैं। ठीक है। और जब हम 0 केल्विन से हमने 115 केल्विन किया, तो जो अणु है वह गति करने लगेंगे, जिस वजह से जो अव्यवस्थितता है वह बढ़ जाएगी, है ना। और जो निकाय है वह अधिक अव्यवस्थित हो जाता है, अतः जो एंट्रोपी है वह बढ़ जाती है। ठीक है। और तीसरा देखें, जो अभिकारक NaSCO3 है वह ठोस है, एवं इसकी एंट्रोपी कम है क्योंकि यह ठोस है। उत्पादों में एक ठोस और दो गैसें हैं, है ना। उत्पादों में एक ठोस और दो गैसें हैं, अतः उत्पाद उच्च एंट्रोपी की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इसमें इतना समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखेंगे उदाहरण 5.11, लोह की ऑक्सीकरण, है ना। अब जो आयरन है, Fe है, लोहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। तो Fe प्लस 4Fe+3O2 से क्या बन रहा है, 2Fe2O3 बन रहा है। मतलब Fe और ऑक्सीजन की मतलब ये जो अभिक्रिया है इसमें Fe+O2 से हमें Fe2O3 बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो Fe है वह ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, और जो Fe2O3 है ये भी ठोस अवस्था में है। ठीक है। और यहाँ जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल है ना, और 298 केल्विन ताप पर, है ना। अब इस अभिक्रिया में जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह ऋणात्मक है ना। फिर भी ये अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। तो हमें ये बताना है कि ये स्वतः प्रवर्तित क्यों हो रही है जबकि जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह ऋणात्मक है। ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए जो हमें डेल्टा RS दिया हुआ है वह कितना है, -1648 × 10⁻³ जूल पर मोल है। ठीक है। तो चलिए हम हल देखते हैं। एक अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का आधार होता है कि ये जो सूत्र है, ΔS टोटल = ΔS सिस्टम + ΔS सराउंडिंग। मतलब जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन है वह निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन और परिवेश की एंथैल्पी परिवर्तन का योग होता है। ठीक है। अगर हम परिवेश की एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करें, तो इसकी गणना करने के लिए हमें परिवेश द्वारा अवशोषित ऊष्मा पर विचार करना होगा। ठीक है। जो कि कितना है, -ΔRH है, के तुल्य होगा, है ना। ये क्या है, परिवेश द्वारा अवशोषित ऊष्मा है। ये कितनी है, -ΔRH है। टी ताप पर परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा, ΔS, है ना। परिवेश में मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन है परिवेश का, वह कितना होगा, -ΔRH/T होगा। ठीक है। और ये दाब क्या है, स्थिर है, जो प्रेशर है वह यहाँ कांस्टेंट है, तो स्थिर दाब पर तो -ΔRH/T। ठीक है। तो हमें -ΔRH दिया हुआ है, तो ΔRH क्या था, -1648 × 10⁻³ जूल पर मोल था, है ना। और तो ये माइनस में, और हमें -ΔRH लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1648 × 10⁻³ बटा 298 होगा। तो हमें जो ΔS सराउंडिंग मिलेगा, मतलब परिवेश में जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह कितना, 5530 जूल पर केल्विन पर मोल मिलेगा। ठीक है। और जो ΔS टोटल है ना, जो ΔS टोटल है वह क्या होता है, ΔS सिस्टम + ΔS सराउंडिंग, अर्थात निकाय में एंट्रोपी परिवर्तन प्लस परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन, है ना, इनका योग होता है। तो हमें प्रश्न में पता है, हाँ देखो, हमें प्रश्न में पता है कि ये कितना बताया था एंथैल्पी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन कितना था, -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। और भी हमने ΔS सराउंडिंग निकाला, परिवेश में जो एंट्रोपी परिवर्तन है वह कितना है, 5530 जूल पर केल्विन पर मोल आया है ना। इनका हम योग करेंगे, तो हमें जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह कितना प्राप्त होगा, 4980, है ना, 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल प्राप्त होगा। इससे प्रकट होता है कि अभिक्रिया जो है वह स्वतः प्रवर्तित है ना, क्योंकि जो पूरी, है ना, जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह कितना, वह धनात्मक आया, जो कि 4980.6 जूल पर केल्विन पर मोल है। इस वजह से जो अभिक्रिया है वह स्वतः प्रवर्तित है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ आ गया। तो चलो अब हम पढ़ेंगे गिब्स ऊर्जा एवं स्वतः प्रवर्तिता। अभी हमने पढ़ा था पिछले भाग में, ठीक है, पिछले भाग में हमने एंट्रोपी एवं सत्प्रवर्तिता पढ़ा था। इस भाग में हम गिब्स ऊर्जा एवं सत्प्रवर्तिता पढ़ेंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि गिब्स ऊर्जा क्या होता है। इस प्रयोजन हेतु हम एक नए उष्म गति का फलन गिब्स ऊर्जा या गिब्स फलन जी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है। जो गिब्स फलन है या गिब्स एनर्जी है उसे हम जी से निरूपित करते हैं, है ना। और किस, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, G = H - T
टीएस से। ठीक है, गिब्स ऊर्जा जो जी है वह एक विस्तीर्ण एवं अवस्था गुण है। निकाय की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी सिस्टम को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, निकाय की गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसे हम डेल्टा जी सिस से निरूपित करते हैं, और इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेल्टा जी सिस क्या है? डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी, है ना। याद करने के लिए क्या है, इतना याद रखो, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। जब परिवर्तन पूछे तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, अब इन दोनों का ही परिवर्तन हो सकता है, तो डेल्टा टी भी हो सकता है, डेल्टा एस भी हो सकता है ना। तो पहले टी डेल्टा एस कर देंगे और फिर बाद में एस डेल्टा टी कर देंगे, है ना। तो डेल्टा जी, अगर निकाय की बात हुई है तो डेल्टा जी सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी। ठीक है, स्थिर ताप पर जब जो ताप है वह स्थिर हो, मतलब जो टेम्परेचर है वह कांस्टेंट हो, तो जो ताप में परिवर्तन होगा वह शून्य होगा, क्योंकि जो ताप जो है वह स्थिर है ना। तो जो ताप में परिवर्तन है वह जीरो हुआ। तो अगर डेल्टा टी जीरो है ना, तो यहाँ डेल्टा टी कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अगर डेल्टा टी शून्य है तो माइनस एस सिस्टम डेल्टा टी ये भी पूरा शून्य होगा। अर्थात जब डेल्टा टी शून्य होगा, अर्थात जो ताप है जब स्थिर होगा, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब निकाय। ठीक है, इसे हम इन पदांकों से निरूपित करते हैं, है ना, एस वाई एस। तो जहां भी एस वाई एस आए अर्थात हम निकाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में अगर हम यहाँ से सामान्यतः जो पदांक है उन्हें हटा दें, है ना, मतलब ये जो सिस्टम है इसे हटा दें, तो समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एच जी है वह डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्या है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, इसे याद रखना। हम जानते हैं कि जो डेल्टा एस टोटल है वह डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, मतलब जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन और परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन का योग होता है। यदि निकाय परिवेश के साथ तापीय साम्य में है, अगर निकाय जो है वह परिवेश के साथ तापीय साम्य में है, तो परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान ही होगा, है ना। अगर निकाय और परिवेश का जो ताप है वह समान है ना, तो परिवेश का ताप और निकाय के ताप क्या आपस में समान होंगे, अतः परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि निकाय की एंथैल्पी में कमी के तुल्य होगी, है ना। तो अगर परिवेश का ताप निकाय के ताप के समान है, तो परिवेश की एंथैल्पी में जो वृद्धि है वह निकाय की एंथैल्पी में कमी के तुल्य होगी, है ना। अतः हम परिवेश को एंट्रोपी के परिवर्तन में कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एस सराउंडिंग है वह डेल्टा एस सराउंडिंग बटा टी होगा, है ना। जो परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन है वह डेल्टा एच बटा टी होगा, है ना। यहाँ हम परिवेश की बात कर रहे हैं, है ना, एस यहाँ सराउंडिंग लिखा हुआ है तो परिवेश की बात हो रही है ना। और अगर जो परिवेश की एंथैल्पी में वृद्धि है पर निकाय की एंथैल्पी में कमी होगी, है ना, तो हम डेल्टा एच सराउंडिंग को माइनस डेल्टा एच सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। डेल्टा एच निकाय की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा बस। तो डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस, और ये माइनस में डेल्टा एच सिस्टम बटा टी, है ना। हमने सराउंडिंग की जगह देखो, हाँ, जो सराउंडिंग है ये, इसे सराउंडिंग की जगह हमने डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह हमने माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी लिखा। ठीक है, तो यहाँ परिवेश में जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसकी जगह हमने माइनस डेल्टा एस सिस्टम बटा टी का प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसी को, इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करें, है ना, तो जो टी है ना, डी इधर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो उपरोक्त समीकरण को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं, है ना, कि टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, है ना। और स्वत प्रकम के लिए जो डेल्टा एस टोटल है वह शून्य से ज्यादा होता है। ठीक है, स्वत प्रकम के लिए जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह शून्य से ज्यादा होता है ना। अर्थात अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल दें तो माइनस डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम शून्य से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये हमने पढ़ा था, ये इसे हम डेल्टा जी को निरूपित करते हैं, है ना। डेल्टा जी सिस्टम क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, है ना। तो यहाँ हम उस माइनस डेल्टा जी भी लिख सकते हैं जो कि शून्य से ज्यादा होगा। यहाँ से माइनस हटेगा तो डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अर्थात डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि शून्य से कम होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 5.10 उदाहरण नंबर 5.11 को अच्छे से समझा
और अंत में स्वतः प्रवर्तिता क्या होती है इस पर भी चर्चा की, है ना। मतलब आज हमने गिब्स ऊर्जा एवं स्वतः प्रवर्तिता पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 5.6 पर दिए हुए हैं। तो अवश्य वहां से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले भाग में हम स्वतः प्रवर्तिता को और आगे पढ़ेंगे, और गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य अवस्था पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 5.7 पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।